हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं दृढ़ घूर्णी किसे कहते हैं, है ना। और इस दृढ़ घूर्णी के लिए समानित द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है, म्यू का मान, तथा उसके लिए उस दृढ़ घूर्णी के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमको समझना है दृढ़ घूर्णी क्या होता है ना। ठीक है, इसको समझने के लिए एक चित्र देखते हैं अपन। यह आप देख पा रहे हैं एक चित्र, इसमें दृढ़ घूर्णी जिसको अपन रिजिड रोटेटर्स भी कहते हैं, है ना, उसका चित्र प्रदर्शित है। और ये रिजिड रोटेटर्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो द्रव्यमान के कण है, एक m1 है और एक क्या है m2 द्रव्यमान के दो कण है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, जो एक दूसरे से कितने r दूरी पर स्थित है। ठीक है, कितने दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये जो दो द्रव्यमान के कण है अपन परमाणु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, परमाणु मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक अणु में क्या होते हैं, एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं, तो इसमें कितने परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु स्थित होते हैं, एक ये परमाणु और एक ये परमाणु, है ना। ठीक है, और जब ये क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं अपने अक्ष के चारों ओर, है ना, ये आपको अक्ष दिख रही है, ये घूर्णन अक्ष। ये घूर्णन अक्ष जो है उन दोनों द्रव्यमानों जो लिखे अपन ने m1 और m2, उनके दोनों के समानित सेंटर ऑफ मास, जिसको अपन बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो अक्ष है, घूर्णन अक्ष, उस घूर्णन अक्ष की परितः क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, दो पिंड है ना, जो कि नियत दूरी पर स्थित है। और ये नियत दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के जो पिंड है वो अपने द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती घूर्णन अक्ष के परितः, क्या है, घूर्णन अक्ष के परितः क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं ना। और इस घूर्णन गति करने वाले दो पिंडों के निकाय को हम क्या बोलेंगे, रिजिड रोटेटर, या क्या बोलेंगे, दृढ़ घूर्णी बोलेंगे। क्या कहेंगे, दृढ़ घूर्णी। ठीक है, दृढ़ घूर्णी, है ना। दृढ़ को अपन रिजिड भी बोलते हैं और घूर्णी को अपन क्या बोलते हैं, रोटेट करने वाला एक निकाय, है ना। तो ये क्या है, द्विपरमाणुक अणु जो होता है ना, एक अणु जिसमें कितने परमाणु है, दो परमाणु है, तो ये दो परमाणु का निकाय जिसको अपन बोलेंगे एक अणु, है ना, ये द्विपरमाणुक या रिजिड रोटेटर का काम करेगा, है ना, या दृढ़ घूर्णी का काम करेगा, जिसमें जो दो परमाणु जो हो गए m1 और m2 द्रव्यमान के, वो अपने घूर्णन अक्ष के परितः क्या करते जाएंगे, घूर्णन गति करते जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये घूर्णन अक्ष का जो द्रव्यमान केंद्र दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, यहाँ से पहले कण की दूरी कितनी है, r1 है, और दूसरे कण की दूरी कितनी है, r2 है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अपन क्या होगा, इस कण, ये जो दृढ़ घूर्णी है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, एक तो मेन चीज़ है अध्ययन करने के लिए, है ना, किसका अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, किसका, ये जो डायएटॉमिक, क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, मतलब द्विपरमाणुक अणु, मॉलिक्यूल, जिसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपरमाणुक अणु, उसकी गतिज ऊर्जा, या उसकी जिसको अपन बोलेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा, उसको उसकी व्यंजक ज्ञात करने के लिए किया जाएगा, है ना। और दूसरा क्या, उसकी जो कोई भी अणु जो होता है उसका घूर्णन स्पेक्ट्रा, है ना, तीन प्रकार के स्पेक्ट्रा होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, और एक काल्पनिक स्पेक्ट्रम होता है ना। उनके स्पेक्ट्रम को ज्ञात करने के लिए भी हम इसका रिजिड रोटेटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो दो बातों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या, रिजिड रोटेटर इज स्टडीड बिकॉज इट इज़ अ मॉडल फॉर द एटॉमिक मॉलिकुलर, है ना, मतलब किसकी स्टडी ज्ञात करने के लिए, डायएटॉमिक मॉलिकुलर के मॉडल का स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए, है ना। ठीक है, उसके बाद में इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, मीन्स क्या, ये सहायता करता है किसके लिए, रोटेशनल एनर्जी ज्ञात करने के लिए। रोटेशनल एनर्जी मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा, है ना, ज्ञात करने के लिए किसकी, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स द्विपरमाणुक अणु की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, रिजिड रोटेटर का, या जिसको हम बोलेंगे घूर्णन, क्या,
दृढ़ घूर्णी का, है ना। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं क्लासिकल ट्रीटमेंट या क्लासिकल इसकी जब व्याख्या करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो ये किस प्रकार से हो जाएगी। लेट अस कंसीडर टू एटम्स हैविंग मासेस m1 और m2, है ना। ये अपन ने लिया था क्या, एक मास लिया था m1, एक मास लिया क्या m2, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितनी है, r1 है, ठीक है। उनके बीच की दूरी कितनी है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, r है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। और ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, ठीक है। उसका द्रव्यमान केंद्र कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पहले कण की दूरी कितनी है, पहले कण की दूरी है यहाँ से यहाँ तक के कितनी है, r1 है, कितनी है, r1, ठीक है। और उसके द्रव्यमान केंद्र से m2 द्रव्यमान की जो दूरी है वो कितनी है, r2 है, कितनी है, r2 है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, देखो r बराबर कितना लिख सकते हैं, r1 प्लस r2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रिजिड रोटेटर के लिए r बराबर क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r2, ठीक है। तो r बराबर लिख दिया अपन ने कितना, r1 प्लस r2, ठीक है। तो ये पहला समीकरण आ गया अपना, ये वाला इक्वेशन 2। अब पहला समीकरण याद करने के लिए ये यदि ये दोनों कैसे हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फिक्स्ड, मतलब इन दोनों पिंडों की या निकाय की जो ग्रेविटी है ना, वो ग्रेविटी कैसी है, ग्रेविटी दोनों की कैसी है, सेम है। तो उनका m1 इंटू r1 बराबर कितना हो जाएगा, m2 इंटू कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान और उनकी जो दूरियां है द्रव्यमान केंद्र से, किससे, ये द्रव्यमान केंद्र है सेंटर ऑफ मास की जो दूरियां है वो उनका जो गुणनफल होगा यहाँ से द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी, इसका द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी, ठीक है, उनका गुणनफल जो होगा वो बराबर रहेगा, है ना। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर m1 बराबर m1 r1 बराबर कितना, m2 r2, है ना। तो अपने पास में कितने इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए, पहला ये इक्वेशन और दूसरा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालेंगे, r2 की वैल्यू निकालेंगे। तो r2 बराबर क्या वैल्यू आ जाएंगी, r2 बराबर आ जाएगा m1 r1 अपॉन में कितना, m2, ठीक है। देखो यहाँ से r2 की वैल्यू ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ से r2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 अपॉन में कितना, m2, ये वाला m2, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर। तो r2 की वैल्यू कितनी आ गई है, m1 r1 अपॉन में कितना, m2, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 2 में r2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो r2 की वैल्यू क्या रखना है, ये वाली m1 r1 अपॉन में कितना, m2, तो ये रख दिया अपन ने। r बराबर कितना हो गया, r1 प्लस m1 r1 अपॉन में कितना, m2, ठीक है। अब यहाँ से m2 क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। तो m2 का गुना किसके साथ में होगा, r1 के साथ में होगा। तो m2 कितना, m2 इंटू r1 क्या हो जाएगा, यहाँ से m2 इंटू कितना, r1 प्लस कितना, m1 r1 अपॉन में कितना, m2, ठीक है। अब यहाँ से r बराबर कितना निकल गया, m2 r1 प्लस m1 r1 अपॉन में m2। यहाँ से इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, r बराबर यहाँ से r1 और r1 क्या निकाल लेंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, r1 इससे भी कॉमन निकाल लेंगे और इससे भी कॉमन निकालेंगे। तो r1 कॉमन निकल गया, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, m2 प्लस कितना, m1, ब्रैकेट में क्या बचा है, m2 प्लस m1 अपॉन में कितना बचा है, m2 बचा है। तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितने हो जाएगी, m2 r अपॉन में ये m1 प्लस m2, ये इधर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आ गई कितनी, r1 की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। और r2 की भी वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं अपन। r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, यहाँ इसको r2 की वैल्यू, जैसे यहाँ पर r1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या था, m2 था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 r अपॉन में कितना, m1 प्लस m2,
m1 प्लस कितना m2, ठीक है। तो जहाँ पर r1 की वैल्यू आई है वहाँ पर क्या हो जाएगा m2 r अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। वैसे ही जहाँ ये r1 की वैल्यू थी, अब यहाँ r2 की वैल्यू निकालेंगे तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 की जगह क्या आ जाएगा m1 आ जाएगा, m1 r अपॉन में कितना m1 प्लस m2, ठीक है। क्लियर। तो ये अपन ने निकाला है, देखो r1 की वैल्यू कितनी निकाली है, r1 की वैल्यू निकाली है m2r अपॉन में m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। और वैसे ही r2 की वैल्यू निकाली है सिमिलरली, कैसे निकाली है, m1r अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, I बराबर कितना m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये वैल्यू निकाली थी जब हमने एक क्वेश्चन देखा था समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय के समय, ठीक है। इस प्रकार से ये एक पदार्थ था, ये द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती कोई अक्ष है और m1 द्रव्यमान यहाँ पर है जिसकी दूरी कितनी है r1 है। उसके बाद में m2 द्रव्यमान यहाँ पर है जिसकी दूरी कितनी है r2 है, ठीक है, r1 r2 है ना। तो उनका जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान और गुना क्या, उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा m2 कितना m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से चलते जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस कितना m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू रखना है, यहाँ से रखना है r1 की वैल्यू, ये वाली m2 r अपॉन में कितना m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 और उसका टोटल का क्या स्क्वायर, क्योंकि r1 का स्क्वायर है तो m2 r का स्क्वायर। वैसे ही क्या आ जाएगा m2 r2 का स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे m1 r अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, I बराबर m1 ये m2 अपॉन में r टोटल का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा m2 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर और अपॉन में क्या m1 प्लस m2 और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, ब्रैकेट का भी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर m2 और ये क्या उतना हो जाएगा m1 का स्क्वायर इंटू कितना r का स्क्वायर। तो देखो m2 जैसे का वैसा लिखा है और ये m1 का स्क्वायर इंटू कितना r का स्क्वायर अपॉन में कितना नीचे है m1 प्लस m2 टोटल का स्क्वायर, है ना। अब दोनों में से क्या निकाल लो, जो हर है अपना उसमें से एलसीएम निकाल लो। तो m1 प्लस m2 टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाला है अपन ने, ये r का स्क्वायर ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी r का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, है ना। फिर m1 और इस m2 के स्क्वायर में से m2 और कॉमन निकाल लिया। तो क्या निकाल लिया m1 इंटू m2 कॉमन निकाल लिया। तो बचेगा क्या, फिर m2 बचेगा इस पद में से और इस पद में से m1 का स्क्वायर है तो क्या बचेगा m1 कॉमन बचेगा, ठीक है। कॉमन क्या बचेगा m1 कॉमन बचेगा। तो m1 प्लस कितना आ गया m2 आ गया, ठीक है। और इसमें से अपॉन में कितना है m1 प्लस m2 टोटल का स्क्वायर है तो एक इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बचेगा क्या m1 m2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2, है ना, इंटू कितना ये r का स्क्वायर, ठीक है, ये r का स्क्वायर। अब ये जो पूरी राशि है m1 m2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2 इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं म्यू। तो I बराबर कितना हो जाएगा म्यू r का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक आ गया, जहाँ पर म्यू जो है वो म्यू शो कर रहा है क्या m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी को कहते हैं अपन समानित द्रव्यमान। क्या कहते हैं, समानित द्रव्यमान, है ना। मतलब इसके जगह अपन ने क्या लिखा है, म्यू लिखा है। तो ये जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक आ गया I इक्वल टू कितना म्यू r का स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर समानित द्रव्यमान की वैल्यू, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो अभी तक के अपन ने क्या देखा, ध्रुव घूर्णी क्या होता है, ये एक m1 द्रव्यमान का, ये दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड है जिनकी बीच की दूरी कितनी है r है ना। ये द्रव्यमान केंद्र के प्रति जाने वाला घूर्णन अक्ष है। इधर पहले द्रव्यमान की दूरी कितनी है r1 और दूसरे द्रव्यमान की दूरी कितनी है
R2 है ना, तब ये जो दोनों द्रव्यमान क्या होते हैं, द्रव्यमान नक्शे के परितः घूमते हैं, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव घूर्णी बोलते हैं। तो ध्रुव घूर्णी क्या है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो द्रव्यमान कणों का ऐसा निकाय जो उन कणों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा उनके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वो क्या कहलाता है, निकाय दृढ़ घूर्णी या रिजिड रोटेटर कहलाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, जिसमें अपन ने पहला वैल्यू निकाली थी क्या, R1 की वैल्यू कितनी थी, m2r अपॉन में m1 प्लस m2, और फिर R2 की वैल्यू निकाली थी क्या, m1r अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। इन दोनों समीकरणों से अपन ने जड़त्व आघूर्ण में मान रखा था। जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, घूर्णन अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण m1r1 का स्क्वायर प्लस कितना m2r2 का स्क्वायर। यहाँ से R1 की वैल्यू रखी अपन ने कितनी, m2r अपॉन में कितना m1 प्लस m2, और उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार से क्या, R2 का मान रखा हमने कितना, m1r अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, उस टोटल का क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, I इक्वल टू m1, ये m2r और टोटल का स्क्वायर है, मतलब m2 का स्क्वायर इंटू कितना, r का स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। उसी प्रकार से दूसरे पद में m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर इंटू कितना, r का स्क्वायर, ये लिखा है, अपॉन में कितना, m1 प्लस m2, टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, r का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो r का स्क्वायर कॉमन निकल गया तो कितना हो जाएगा, m1 m2 का स्क्वायर, दूसरे पद में से m2 इंटू कितना, m1 का स्क्वायर, और ये r का स्क्वायर। अब यहाँ से भी क्या निकाल लो, m1 इंटू m2 कॉमन निकाल लो, तो m1 इंटू m2 कॉमन निकाल लिया तो m2 का स्क्वायर है, तो m2 क्या बचेगा, यहाँ पर कॉमन बचेगा यहाँ से, है ना, m2 क्या बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से m1 m2 निकाल लिया तो m1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से m1 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, तो m1 शेष को अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, m1 शेष को यहाँ पर लिखा है, तो वैल्यू कितनी आ गई, m1 m2 इंटू कितना, m1 प्लस m2 इंटू कितना, r का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ से m1 प्लस m2 और ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर में से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू कितना, r का स्क्वायर। ठीक है, और इसी को अपन क्या लिखेंगे, इसी को मान लेते हैं अपन, माना म्यू बराबर कितना, म्यू बराबर कितना मान लेते हैं, ये पूरा पद मान लेते हैं, है ना, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसको अपन क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उस निकाय का समानित द्रव्यमान कहते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर, मतलब जो दो पिंड है, कण है, उनका जो समानित द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन में कितना, m1 प्लस m2। ठीक है, अब दृढ़ घूर्णी के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो दृढ़ घूर्णी के लिए पहले तो कालानाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न होगा। ठीक है, कितना होगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2 म्यू ई माइनस वी अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर, साई इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि हमने किसी दृढ़ पिंड के लिए निकाला है कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना, 2 म्यू ई माइनस वी अपॉन में एच कट का स्क्वायर। ये दोलित्र के लिए निकाला था अपन ने, सरल आवर्त दोलित्र के लिए, है ना, 2 म्यू अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, जहाँ म्यू क्या है, कण का सामान्य द्रव्यमान है। ठीक है, अब समीकरण ए में डेल स्क्वायर का मान गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों के पदों में लिखने पर, है ना, मतलब ये जो डेल स्क्वायर है उसका मान यदि अपन किस में लिखेंगे, ध्रुवीय पद्धति में लिखेंगे, ये डेल स्क्वायर साई का मान, तो ये पूरा मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये इतना, ये है आर के पदों में, ये है थीटा के पदों में, और ये है कितना, फाई के पदों में। ठीक है ना, और ये जो मान निकाला है अपन ने कौन सा, ये वाला 2 म्यू ई माइनस वी अपॉन में एच कट का स्क्वायर, ये पूरा जैसा का वैसा रखेंगे। तो केवल डेल स्क्वायर साई वाला जो पद है उसको अपन गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के पद में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो रिजिड रोटेटर जो होता है वो केवल द्विविमीय गति कर रहा है ना, क्योंकि ये रोटेटर ही गति कर रहा है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, ये रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है,
रोटेट हो रहा है तो ये कौन सी गति करेगा, केवल द्विमीय गति करेगा एक्स और वाई के डायरेक्शन में इस पृष्ठ के अनुदिश। ठीक है, तो द्विमीय गति के लिए हमको पता है कौन से इसके लिए निकालना पड़ता है, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के पदों में निकालना पड़ता है ना। और उसके लिए वैल्यू निकाली हमने फर्स्ट सेम में देखा था गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। ये कितना 1/r का स्क्वायर डेल अपॉन में डेल r स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल r प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कितना डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा इंटू कितना डेल साई अपॉन में डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू कितना आता है डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। मतलब ये r थीटा और फाई के रूप में अपने को डेल स्क्वायर साई का मान निकालना है, किसमें, गोलीय निर्देशांक, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के पदों में, है ना। और बाकी 2 म्यू ई माइनस वी अपॉन में एच कट का स्क्वायर साई बराबर कितना हो जाएगा 0, ये पूरा मान जैसे का वैसा। ठीक है, अब चूंकि ध्रुव घूर्णी के लिए आर जो है वो कैसा है, नियत है, मतलब एक निश्चित दूरी पर दोनों पिंड क्या हो गए, स्थिर हो गए। ये एक है, ये दूसरा पिंड है, दोनों के बीच की दूरी कैसी है, नियत है। तो आर बराबर यदि नियत है तो उसकी विभव जो होगा वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा, है ना। क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्यों, क्योंकि विभव की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है v = 1/4πε0 q अपॉन में r। यदि r की वैल्यू नियत है, ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। तो r बराबर यदि नियत है तो v की वैल्यू जो है वो नियत होगी, v मतलब विभव की वैल्यू नियत होगी, है ना। तो यहाँ से क्या रखेंगे, ये v की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, ये v की वैल्यू 0 और r कैसा है, नियत है, तो ये नियत वाला पद आएगा क्या, नहीं। तो ये पहला वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, मैं ये ब्लू से कर रहा हूँ, ये वाला जो पद है, ये वाला, है ना, वो क्या हो जाएगा, r बराबर नियत के लिए ये पद 0 हो जाएगा, क्योंकि r का पद, r यदि नियत है तो r साई के साथ, मतलब r के साथ साई का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो वो परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बाकी ये वाली पद बचेगा कितना, 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा, कितना साइन थीटा इंटू डेल साई, साइन थीटा इंटू कितना डेल साई अपॉन में डेल थीटा। ये पूरा पद लिखा हुआ है, ये वाला पद लिखना पड़ेगा, ये वाला पूरा पद लिखना पड़ेगा। 1/में में कितना r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल कितना डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल साई का स्क्वायर डेल फाई का स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई माइनस 0, क्योंकि v का मान कितना रखना है, 0 रखना है ना। तो e माइनस 0 साई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना वैल्यू आएगी, 0। कितनी आएगी, 0। अब यहाँ से क्या करना है, r स्क्वायर का गुना करना है। तो इसमें r स्क्वायर का गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना से ये भाग क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, 1/में में साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन में डेल थीटा। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, साइन r स्क्वायर का गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1/में r स्क्वायर 1/में साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना 2 म्यू, r स्क्वायर का गुना करें तो 2 म्यू कितना आ जाएगा, r स्क्वायर ई और 0 ई माइनस 0 मतलब ई और इंटू कितना साई। ठीक है, कितना ई साई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर बराबर कितना, 0। ठीक है, चूँकि अब यहाँ पर देखो ये वाला 2 म्यू r स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो म्यू r स्क्वायर जो है ना, उसको अपन क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है, चूँकि आई जो होता है वो क्या होता है, ध्रुव घूर्णी का घूर्णन अक्ष के परितः क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है ना। तो घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई बराबर कितना, म्यू r का स्क्वायर निकाला था अपन ने। ठीक है, किसी निकाय का, ऊपर देखो आप, ऊपर में i इक्वल टू कितना निकाला है, म्यू r का स्क्वायर। वहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/में में कितना साइन थीटा, ये पूरा पद जैसा का वैसा, 1/में में साइन थीटा डेल अपॉन में डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन में डेल थीटा, ये पूरा पद जैसा का वैसा, प्लस ये वाला भी पूरा पद जैसा का वैसा, कितना 1/में में कितना साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर प्लस 2 ये म्यू r का स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिखा है, i लिखा है ना, आई ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर साई बराबर कितना, 0। और यही जो समीकरण है वो क्या कहलाता है, ध्रुव घूर्णी के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा,
दृढ़ घूर्णी के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।